श्रीमान महेंद्र भट्ट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक एवं अनुपूरक अनुदान मांग 2025-26 का पूर्ण समर्थन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था हमारी संसदीय परंपरा है, सामान्य उसका एक आवश्यक हिस्सा है। जब वर्ष के दौरान कुछ और ऐसे क्षेत्र सामने आते हैं जहां अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, तब सरकार संसद की अनुमति लेकर उस व्यय को स्वीकृति प्रदान करती है। इस वर्ष भी सरकार ने लगभग 1.32 लाख करोड़ की अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से बड़ी राशि मंत्रालय की बचत समायोजन से पूरी की जा रही है और संसद से वास्तविक अतिरिक्त स्वीकृति 41,000 करोड़ से कुछ अधिक की मांग की गई है। महोदय, यह तथ्य अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन बनाकर चल रही है। सभापति महोदय, इस अनुपूरक अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा उर्वरक सब्सिडी का है। सरकार ने लगभग 19,230 करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए मांगी है। आज वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर लागत का बोझ न बढ़े। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत का किसान केवल उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वह देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। सरकार का यह निर्णय किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान में लगभग 9,400 करोड़ से अधिक की राशि एलपीजी सब्सिडी के लिए रखी गई है। यह राशि उस विशेष रूप से उन गरीब परिवारों के लिए जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला है। आज देश की करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है, स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है और सम्मानजनक जीवन मिला है। मोदी सरकार का यह प्रयास स्पष्ट करता है कि गरीब कल्याण हमारी नीतियों का केंद्र है। सभापति महोदय, सरकार ने गृह मंत्रालय के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान किया है। इसके लिए 2,298 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। यह राशि आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और केंद्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। आज दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता का वातावरण है, लेकिन भारत में शांति और स्थिरता बनी हुई है। यह केवल संयोग नहीं है, यह हमारी सरकार की दृढ़ सुरक्षा नीति का परिणाम है। हमारा स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता कभी किया नहीं जा सकता है। सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान में उच्च शिक्षा के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। 1,303 करोड़ रुपए की अनुदान मांग है। आज भारत तेजी से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी सरकार अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है, वैश्विक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को विकसित कर रही है और युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। उपसभापति महोदय, सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की डिमांड की है। 25,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए तो केंद्रीय सहायता के लिए 5,000 अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है। महोदय, देश वहां पर्यटन बढ़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र और विकास में मजबूत हुआ है। कर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सभापति महोदय, प्रत्यक्ष प्रशासन को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए भी अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं। 1,192 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड की गई है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने फेसलेस टैक्स असेसमेंट और डिजिटल रिफंड पारदर्शी कर प्रणाली जैसे बड़े सुधार किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज करदाताओं का भरोसा बढ़ा है और टैक्स कलेक्शन का भी रिकॉर्ड देश के अंदर स्तर बढ़ा है। सभापति महोदय, विधेयक में सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक बहुत बड़ी वृद्धि है। नए समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास भारत की व्यापारिक शक्ति को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगा। महोदय, विपक्ष द्वारा बार बार किसानों की बात करता है, लेकिन हमारी सरकार ने भारत विस्तार जैसे एआई आधारित तकनीक से कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। 1.63 लाख करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान न केवल प्राकृतिक खेती बल्कि पशुपालन तथा मत्स्य पालन को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। महोदय, आज वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत की शिक्षा प्रणाली हमारी प्राथमिकताओं में है। रक्षा बजट में रिकॉर्ड 12% की वृद्धि हुई है, जिसका उदाहरण है
कि जितना बड़ा हिस्सा स्वदेशी और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो स्वदेशी क्षेत्र में खरीद के लिए व्यवस्था की गई है। हमारी सेनाओं की परिचालन आवश्यकताओं के लिए 41,130 करोड़ रुपए और भूतपूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य योजना ECHS के लिए 6,140 करोड़ की अतिरिक्त मांग और दर्शाता है कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीजी राम जी योजना लाए और अब उसके लिए 125 दिन का जो प्रावधान हुआ है उसके लिए 30 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। राज्यों में स्थायी निकाय की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरी आबादी बढ़ने से व्यवस्थाओं ठीक करने के लिए राज्य सरकारें धन की व्यवस्था जो है, वहीं भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि निगमों की सहायता के लिए बजट में अतिरिक्त 37,886 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है। गरीब भूखा न सोए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न धन योजना के लिए 13,641.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कला संस्कृति विकास योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान की भी राशि मांगी गई 100.11 करोड़ अतिरिक्त की मांग इसमें की गई है। कला संस्कृति का विकास होगा। प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति भी नए नए आयाम इसमें लेकर प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करती है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उनको प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि छात्रवृत्ति के लिए भी 13.16 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है। देश के संग्रहालय इतिहास की पहचान होते हैं। हमारी सरकार जब से आई है देश के मान बिंदुओं के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है। इसके लिए बजट में कभी भी कमी नहीं होने दी। इस विधेयक में भी संग्रहालय के संवर्धन के लिए 1 करोड़ से भी अधिक की धनराशि, संग्रहालय का जब प्रचार होता है तो यात्री बढ़ता है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। देश में पिछले दिनों आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं तो उत्तराखंड क्षेत्र से आता हूं जहां आपदा बड़ी मात्रा में होती है। आपदाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। मैं सरकार का आभारी हूं कि आपदा मद के लिए भी 100.42 करोड़ रुपए का अतिरिक्त डिमांड इसमें की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए हेली सेवाओं की नितांत आवश्यकता है। इसमें बजट के में 26.76 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रीय सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। सभापति महोदय, कुछ विपक्षी मित्र कहने की कोशिश करते हैं कि अनुपूरक अनुदान बजट की असफलता का संकेत है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, यह तर्क तथ्यों से परे है। दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र में वर्ष के दौरान बदलती परिस्थितियों के अनुसार सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि मोदी सरकार ने इसे पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संसद के सामने रखा है। सभापति महोदय, आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है, स्टार्टअप हब बन रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन रहा है। इन सब उपलब्धियों के पीछे सरकार की सुदृढ़ वित्तीय नीति और पारदर्शिता है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनुपूरक अनुदान केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है, गरीबों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, शिक्षा और विकास हमारी प्राथमिकता है और मजबूत अर्थव्यवस्था, इसके लिए अब लगातार सरकार प्रयत्नशील है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि विनियोग विधेयक अनुपूरक अनुदान मांग 25-26 को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।